Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis को DVT भी बोलते हैं. ओके, थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट. तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, देन इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या है, यानी कि इसके कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं और क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीवीटी. ओके, थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट. ओके, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है और हमारे शरीर में आर्टरीज है, वेन्स है. वेन्स के भी टू टाइप्स है, एक है सुपरफिशियल, देन सेकेंड है डीप वेन. ओके, सुपरफिशियल ये वेन है. ओके, ये वेन सुपरफिशियल है क्योंकि हम लोग इजीली देख सकते हैं ये आपके वेन है. ओके, तो फर्स्ट है सुपरफिशियल वेन. ओके, सुपरफिशियल वेन को हम लोग इजीली देख सकते हैं. देन सेकेंड है डीप वेन. डीप वेन ये है. ओके, ये है डीप वेन. तो ये डीप वेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं. मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ. ये हमारा लेग है. ओके, ये हमारा लेग है और ये लेग में ये मेन वेन है. ओके, ये मेन वेन है और ये वेन में से यहाँ बहुत सारे वेन्स है. ओके, और ये जो वेन्स है ये सुपरफिशियल वेन्स है. देन ये मेन वेन है, इसको हम लोग डीप वेन्स बोलते हैं. तो डीप वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है और ये मोस्ट ऑफ द हमारा जो पेल्विक और लेग एरिया है यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस. ओके, अगर आप लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा और आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है. अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये जो ब्लड क्लॉट है, ये ब्लड क्लॉट समटाइम अगर ट्रैवल्स करके हमारे हार्ट में आएगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, हमारा हार्ट फेल हो सकता है. और अगर हमारे ब्रेन में जाएगा ट्रैवल्स करके ये ब्लड क्लॉट तो स्ट्रोक आने का ज़्यादा चांसेस रहता है. ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या है. ओके, इसमें से फर्स्ट ही इनएक्टिविटी. इनएक्टिविटी यानी कि जो लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक ही जगह पर बहुत टाइम तक बैठ के रहते हैं, देन जो लोग बहुत टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का. क्यों उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का? क्योंकि हमारे लेग में जो ब्लड सर्कुलेशन है ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और जो नीचे का जो ब्लड है यानी कि लेग का जो ब्लड है ये प्रॉपर ऊपर तक नहीं आता है. इस वजह से ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि जो ब्लड है ये ब्लड एक ही जगह पर जमा हो सकता है. नॉर्मली क्या होता है, हमारा ये लेफ्ट साइड का जो हार्ट है ये हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन करता है. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और हमारे शरीर में जो टिश्यू है, ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स और टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बहुत ज़रूरत रहती है. ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू और ऑर्गन्स लेते हैं और जो वेस्ट है नहीं चाहिए वो रिटर्न हमारे ये वेना केवा थ्रू राइट आर्टरियम में आता है. ओके, राइट आर्टरियम के बाद यहाँ पे एक वाल्व, वाल्व यानी कि ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग का नाम है राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व. ओके, ये राइट वेंट्रिकुलर वाल्व थ्रू राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और ये राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड पुश करता है. ओके, और यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग का नाम है पल्मोनरी वाल्व. ओके, पल्मोनरी यानी कि लंग्स. यहाँ से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है. ओके, राइट लंग्स में जाता है और लेफ्ट लंग्स में जाता है. लंग्स में जाने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड है वो गैस एक्सचेंज होता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैरी करके लेफ्ट आर्टरियम में आता है. ओके, लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि रेड कलर का ब्लड है ये पुश होता है
और यहाँ पर भी एक वाल्व है, ये वाल्व का नाम है आयोटिक वाल्व। ओके, ये आयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है और यहाँ से ये आयोटा थ्रू हमारे पूरे शरीर को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ये सेम प्रक्रिया चालू रहती है। ओके, ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ब्लूइश कलर का ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करके ये पल्मोनरी वाल्व थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, बोथ लंग्स में जाने के बाद गैस एक्सचेंज होता है। जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन कैरी करके हमारा ब्लड लेफ्ट हार्ट में आता है। ओके, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश होता है और यहाँ एक आयोटिक वाल्व है, ये आयोटिक वाल्व थ्रू हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ओके, ये सेम कंटिन्यू रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, ये लेफ्ट साइड के हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तो हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, बट नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है, प्रॉपर ऊपर नहीं आ पाता है हमारे राइट साइड हार्ट में। ओके, तो इस वजह से हम लोगों को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जो लोग कंटिन्यू सिटिंग पोजीशन में रहते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, अदरवाइज एक ही पोजीशन में रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का। थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट। ओके, देन सेकेंड है इंजुरी और सर्जरी। ओके, इंजुरी और सर्जरी यानी कि सम एक्सीडेंट के वजह से हमारे शरीर में जो वेन्स यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स डैमेज रहेंगे या कुछ भी इंजूर रहेंगे, तो इस वजह से हम लोगों को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हम लोग सर्जरी में देखेंगे तो सर्जरी में क्या होता है, जिस पर्सन की नी सर्जरी या हिप सर्जरी हुई है, ये मेजर सर्जरी है यानी कि बड़ी सर्जरी है, उन लोगों को ये ज़्यादा चांसेस रहता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का। नॉर्मली क्या है, जिस पर्सन की हिप की सर्जरी और नी की सर्जरी होती है तो डॉक्टर आफ्टर सर्जरी उन लोगों को ब्लड थिनर इंजेक्शन या मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इस वजह से डॉक्टर ऑलरेडी आफ्टर सर्जरी ये ब्लड थिनर इंजेक्शन और मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। बट समटाइम बहुत रेयर केसेस में हम लोगों को ये दिखाई देता है, सर्जरी केसेस में भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। ओके, देन थर्ड है जेनेटिक यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर किसी को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री रहेगी, तो ये जेनेटिक के वजह से हम लोगों को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन फोर्थ है कैंसर। जिस पर्सन को कैंसर है और कैंसर लास्ट स्टेज रहेगा तो वो पर्सन को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन फिफ्थ है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन क्या है, अगर आपको वेरिकोस वेन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वेरिकोस वेन यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, वेन्स है, ये वेन्स इनलार्ज हो जाते हैं और समटाइम ट्विंस हो जाते हैं, इस वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये वेरिकोस वेन के वजह से भी हम लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन 6 है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जिस पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है उन लोगों को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों ओबेसिटी की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का वेट है ये वेट ज़्यादा रहता है और कंटिन्यू हमारे लेग पर ज़्यादा प्रेशर आता है। देन ओबेसिटी के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाते हैं और हमारा ब्लड थिक हो जाता है, तो इस वजह से भी ये हम लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन 7 है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोग भी स्मोकिंग करते हैं तो इमीडिएटली स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोबैको स्मोकिंग में क्या रहता है, उसमें केमिकल प्रेजेंट रहता है और ये केमिकल बहुत डेंजर रहता है हमारे हेल्थ के लिए। ये केमिकल हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद हमारा जो ब्लड है ये ब्लड थिक हो जाता है यानी कि गाढ़ा बन जाता है और इस वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो स्मोकिंग के वजह से भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन 8 है हार्ट प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ भी हार्ट रिलेटेड डिसीज रहेंगे, हार्ट फेलियर रहेगा
या हार्ट में कुछ भी ब्लॉकेज रहेगा या वाल्व में कुछ इशू रहेगा, तो इस वजह से भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हार्मोनल मेडिसिन। ओके, हार्मोनल मेडिसिन यानी कि जो लोग हार्मोनल मेडिकेशन यूज करते हैं, लाइक बर्थ कंट्रोल यूज करते हैं, देन मोनोपॉज के बाद जो लोग मेडिसिन यूज करते हैं, मोनोपॉज यानी कि आफ्टर 45 ईयर्स के बाद वुमन का जो पीरियड्स है, ये पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो इस केसेस में भी कोई कोई ये हार्मोनल्स के मेडिसिन यूज करते हैं, तो इस वजह से भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन है प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का जो शेप है ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यूट्रस में अनबोर्न बेबी रहता है, ये अनबोर्न बेबी का जो ग्रोथ है ये ग्रोथ बढ़ जाता है, तो ये प्रेशर के वजह से हमारे जो वेन्स है ये वेन्स पर ज़्यादा प्रेशर आता है ग्रोथ के वजह से, तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है, तो ये प्रेग्नेंट मदर को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का चांसेस रहता है। ओके, बहुत रेयर है बट चांसेस रहता है। देन 11 है इरिटेबल बाउल डिसीज। ओके, इरिटेबल बाउल डिसीज़ यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, लाइक क्रोन डिसीज़ रहेगा या अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है सेक्स। ओके, ये मोस्ट ऑफ द फीमेल को ज़्यादा दिखाई दिया है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देन लास्ट है एज। तो एज वाइज हम लोग देखेंगे तो ये 40 इयर्स और 60 इयर्स को ज़्यादा दिखाई दिया है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, तो ये थे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। ऑफकोर्सली हमारी ये जो डीप वेन है, ये डीप वेन में ब्लड क्लॉट है। ओके, तो ब्लड क्लॉट की वजह से, और ब्लड क्लॉट मोस्ट ऑफ द हम लोगों को लेग में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये हमारा ये लेग है। ओके, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट है। ऑफकोर्सली यहाँ पे ब्लड क्लॉट रहेगा तो ये एरिया को स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग यानी कि सूजन आएगी। देन ये एरिया रेड कलर का हो जाता है, ये जो हमारी स्किन है ये स्किन रेडनेस हो जाती है। ये जो अफेक्टेड एरिया है, ये अफेक्टेड एरिया में ज़्यादा पेन रहता है, पेन यानी कि बहुत दर्द होता है। ओके, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के वजह से हम लोग को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी होती है, चेस्ट पेन भी होता है, हमारे जो हार्ट बीट है ये हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाती है। हम लोगों को ब्रेथलेसनेस क्यों होता है? क्योंकि ये जो ब्लड क्लॉट है, ये ब्लड क्लॉट अगर ट्रैवल्स करके हमारे लंग्स में आएगा तो ये लंग्स में, ओके, ये लंग्स है और ये हमारे वेन्स है। ओके, ये वेन्स में ये आप लोग रेड रेड देख रहे हैं, ये ब्लड क्लॉट है। अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट रहेगा तो ये जो एरिया है, ये एरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इस वजह से ये जो पार्ट है ये पार्ट डैमेज होगा। ओके, क्यों डैमेज होगा? क्योंकि ये पार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोगों को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस के वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है। ओके, तो ये थी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? अगर आप लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि हमारे लंग्स में जो वेन्स है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ये वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हम लोगों को ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। अगर आपके लेग में या लंग्स में कौन से भी पार्ट में ब्लड क्लॉट रहेगा तो ये ब्लड क्लॉट ट्रैवल्स करके अगर आपके हार्ट में जाएगा तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है आप लोगों को। देन अगर ये सेम ब्लड क्लॉट ट्रैवल्स करके अगर आपके ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। देन है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम यानी कि ऑलरेडी आपके शरीर में ब्लड क्लॉट है या आप लोगों ने ट्रीटमेंट ली है बट जो ब्लड क्लॉट है ये ब्लड क्लॉट बाहर आया ही नहीं, तो इस वजह से हाँ, जो ब्लड क्लॉट है ये ब्लड क्लॉट वेन्स में ही रहता है यानी कि ब्लड वेसल्स में ही रहता है। अगर आपके लेग्स में रहेगा तो वो आपका लेग बहुत हेवी फील होता है। ओके, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत स्वेलिंग है,
स्किन भी रेड रहती है, वो बहुत हेवी रहता है, हमारे लेग में फ्लूइड जमा होता है, देन पुलिंग सेंसेशन होता है। पुलिंग सेंसेशन यानी कि जो ब्लड है ये ब्लड स्लोली ऊपर आता है, थोड़ा सा सेंसेशन होता है, ओके। देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस के वजह से आप लोगों का जो लेग है तो ये लेग को अल्सर भी हो सकता है और न्यू वेरिकोस वेन भी तैयार हो जाते हैं, और ये अल्सर के वजह से हमारी जो स्किन है ये स्किन ब्लैकिश भी हो सकती है, ओके। तो ये थे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, जो आप लोगों का अफेक्टेड एरिया है वहाँ डॉक्टर अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं, चेक करते हैं, जो भी वाइटल साइंस है ये अच्छे से चेक करते हैं। देन अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि किस वजह से हुआ है और जो ब्लड क्लॉट है ये कितना सेंटीमीटर का है, छोटा है या बड़ा है, ये चेक करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी एडवाइस करते हैं, सीटी स्कैन भी करते हैं और एमआरआई भी करते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट में डी डाइमर टेस्ट भी करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 2 टाइप्स की ट्रीटमेंट है, ओके। ये फर्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट। देन सेकेंड है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं? तो इसमें एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन एडवाइस करते हैं, हम लोग ब्लड थिनर भी बोलते हैं। ये डॉक्टर समटाइम इंजेक्शन एडवाइस करते हैं या समटाइम मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमारे लेग्स में या हमारे जो ब्लड वेसल से वेन से इसमें जो ब्लड क्लॉट है ये क्लॉट को रिमूव करने के लिए डॉक्टर एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन कंप्रेशन स्टॉकिंग एडवाइस करते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग यानी कि स्टॉकिंग रहते हैं वो 24 आवर्स हम लोगों को पहनना पड़ता है। स्टॉकिंग के वजह से हमारी जो स्वेलिंग है यानी कि सूजन है ये रेड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाता है। तो ये पेन और स्वेलिंग कम करने के लिए डॉक्टर कंप्रेसिव स्टॉकिंग एडवाइस करते हैं, ओके। अगर आप लोगों की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रहेगी, आपका जो क्लॉट है ये क्लॉट बाहर नहीं निकल पाता है तो डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी में जो क्लॉट है ये क्लॉट रिमूव करते हैं, रिमूव यानी कि बाहर निकालते हैं। देन वेना केवा फिल्टर भी एडवाइस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीवीटी, ओके। थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।